5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस का बेड़ा प्रियंका गांधी ने उठा रखा था। प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत के बावजूद कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 7 सीटें मिली थी और वहीं इस बार चुनाव में केवल 2 सीटें। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा क्यों, आखिर कहां चूक गई कांग्रेस? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने वाली है, तो दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति में दूसरी बड़ी पार्टी की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस राज्य में 2 सीटों पर सिमट गई है। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कुल 7 सीटें मिली थी और पार्टी का मत प्रतिशत 6.25% था। वहीं इस बार चुनाव में उसका मत प्रतिशत घटकर 2.34% रह गया है। सवाल यही है कि ऐसा क्यों, जबकि इस बार यूपी में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए यूपी की प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने काफी मेहनत की थी। प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी के पंजे को मजबूती से संभाला और रोड शो और रैलियों के जरिए भीड़ भी बहुत जुटाई, लेकिन वो इसे वोटों में तब्दील करने में नाकामयाब रही। आधी आबादी पर दांव खेलने वाली प्रियंका को वहां भी निराशा मिली। प्रियंका ने कांग्रेस में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने की शुरुआत की। इस अभियान के तहत ही कांग्रेस ने यूपी में 159 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जीत पाई। एक तरफ जहां बीजेपी धर्म संप्रदाय की सियासत पर जोर दे रही थी, तो प्रियंका इन सारी जड़ताओं को तोड़कर विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लोगों से वोट देने की अपील करती दिखी। लेकिन यूपी की जनता ने न तो महिला सशक्तिकरण की प्रियंका की अपील को सुना और न ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन से प्रभावित हुई। इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस में अंदरूनी कलह। कांग्रेस के राज्य में जो चेहरे थे, जैसे जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, वो पार्टी से नाराज थे। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, राहुल गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से बात करो, लेकिन उन्होंने मुलाकात ही नहीं की, जिसके बाद उन लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस चुनाव प्रचार में तो सबसे आगे थी, लेकिन संगठन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जो कमजोर हो रहा था। कांग्रेस की हार का दूसरा कारण निर्णय है। पार्टी में निर्णय समय पर नहीं होते और होते हैं तो इतना विलंब हो चुका होता है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। बीते 30 साल में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खोती गई। पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2022 में प्रियंका गांधी यूपी में आई तो 6 महीने उन्हें संगठन को सक्रिय करने में लग गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने ना ही किसी क्षेत्रीय नेता को उभारा और ना ही संगठन या समुदाय का नेता ही किसी को बनाया। ऐसे में प्रियंका ने जो भी क्षेत्रीय मुद्दा उठाया वो भी कोई ठोस असर नहीं छोड़ पाया। लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी वक्त है। इसी साल हिमाचल प्रदेश, गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं, जहां भाजपा सत्ता में है। अगले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव है। इसमें से 2 में कांग्रेस की सत्ता है। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। इन 5 राज्यों की हार से कांग्रेस को अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। देश में जनता महंगाई से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद उस पर एक बार फिर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। क्योंकि जहां एक तरफ तेल के दाम में आग लगेगी, तो वहीं सफर भी महंगा होगा। क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल लगने की तैयारी हो गई है। यहां सफर करने के लिए जनता को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। चुनाव के वक्त सत्तारूढ़ पार्टी अक्सर महंगाई को काबू में करती है। खाने के सामान से लेकर तेल के दाम एक ही जगह पर रुके रहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के साथ साथ एक्सप्रेसवे पर टोल नहीं लिया और ये दिखाने की कोशिश की थी कि सरकार जनता पर मेहरबान है। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो ये मेहरबानी परेशानी में तब्दील हो गई है। क्योंकि जहां एक तरफ तेल की कीमतों में खेल होगा, तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जल्द ही टोल शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले अब ज्यादा दिन फ्री में एक्सप्रेसवे का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली जाने आने वालों को अब टोल चुकाना होगा। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे पिछले साल से मुफ्त चल रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से
कंपनी को पहले ही टोल वसूलने की अनुमति दी जा चुकी है। 10 फरवरी से यहाँ पर टोल लगना शुरू होना था, मगर चुनाव तक टोल नहीं वसूलने का निर्णय लिया गया। लेकिन अब इस पर सफर करने के लिए आपको 140 रुपए चुकाने होंगे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आपके सफर को महंगा बनाएगा। अभी तक इस पर कोई टोल नहीं था, मगर अब मई महीने से इसमें टोल वसूला जाएगा। सरकार को इस एक्सप्रेस वे के जरिए टोल के रूप में 202 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया गया है। ये कंपनी जल्द प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेगी और दोनों छोर पर बने टोल प्लाजा से आने जाने पर टोल टैक्स लगेगा। माना जा रहा है कि इसकी दर भी लगभग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के समान ही रहेगी। यानी साफ है कि बीजेपी ने चुनाव के वक्त फ्री सेवा देकर अपने सत्ता के सफर को तो आसान बना लिया, लेकिन अब जनता के सफर को मुश्किल भरा कर दिया। 10 मार्च को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी को 4 और आप को 1 राज्य में बम्पर जीत मिली। इसी के साथ ही दोनों दलों ने अब गुजरात चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है आगे की प्लानिंग और कौन किस पर पड़ सकता है भारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव के नतीजों को आए अभी 2 दिन भी नहीं बीते कि बीजेपी ने अब गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए। लेकिन बीजेपी की रुकना नहीं थकना नहीं वाली तर्ज पर एक और पार्टी काम कर रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। पंजाब में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात में चुनाव प्रचार करने में जुट गई है और बिल्कुल बीजेपी की रणनीति पर ही काम करती नजर आ रही है। यही कारण है कि एक चुनाव के खत्म होते ही बीजेपी की तरह ही आम आदमी पार्टी भी गुजरात पहुंच चुकी है। जहां पिछले 2 दिन से पीएम गुजरात में डेरा जमाए बैठे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है। अब इस सब को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी अगर डाल है तो आप पात है, और पंजाब में अपने दूसरे ही विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली आप बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। आपकी बीजेपी की तर्ज पर काम करने की नीति इस ओर इशारा करती है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसी की चाल से मात देने की कोशिश कर रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी 4 में बम्पर जीत हासिल कर सकी, लेकिन पंजाब में अपना जादू नहीं चला सकी, जिसका एक कारण आम आदमी पार्टी भी है, या यूं कहें कि पंजाब में आप बीजेपी पर भारी पड़ गई। अब ये सब समीकरण संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए आप गुजरात में मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अगर हम पंजाब पर ही नजर डालें तो अकाली दल और कांग्रेस के बाद पंजाब की जनता ने बीजेपी पर नहीं बल्कि आप पर भरोसा जताया, जो बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है। ऐसे में अब गुजरात में क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन आपकी तैयारी देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी बीजेपी की रफ्तार को कांटे की टक्कर दे रही है। यूपी विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। बीजेपी की योगी सरकार घिरी हुई थी। किसान आंदोलन से लेकर महंगाई और रोजगार चुनावों में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी चुनावों में खुलकर देखी जा रही थी, और जब नतीजे सामने आए तो उसमें साफ हो गया कि कर्मचारियों की पसंद योगी नहीं अखिलेश यादव थे। कर्मचारियों ने अखिलेश को जमकर वोट भी दिया, और ये सब दिखा डाक मार्क पत्रों में। तो आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट में कैसे सपा के पक्ष में रहे नतीजे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बहुमत भले ही पा लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। 10 मार्च को आए नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया था। बीजेपी गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली, और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान था उन मतदाताओं का जिन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ईवीएम का बटन दबाया। लेकिन बात पोस्टल बैलेट की करें तो यहाँ बीजेपी को 100 सीटों पर भी बढ़त मिलते नहीं दिखी। पोस्टल बैलेट के नतीजों से साफ है कि सरकारी कर्मचारियों में बीजेपी के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। बैलेट पेपर के आंकड़ों को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि अखिलेश का पेंशन बहाल करने वाला दावा काम कर गया था, जिसके चलते कर्मचारियों और बुजुर्ग बीमारों ने सपा को ही चुना था, और अखिलेश के इस ऐलान के चलते बैलेट पेपर में बीजेपी को बड़ा नुकसान भी हुआ था। नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में तो बीजेपी पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाने में कामयाब रही, लेकिन छोटे शहरों में सपा ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। मुख्यमंत्री की गृह जनपद गोरखपुर की 9 सीटों में सिर्फ गोरखपुर शहर सीट पर बीजेपी आगे रही। बाकी सीटों पर सपा गठबंधन पोस्टल बैलेट में जीत गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 8 सीटों में से 4 पर ही पार्टी को पोस्टल बैलेट की गिनती में बढ़त मिली। यही हाल राजधानी लखनऊ का भी है, जहां 9 में से 8 सीटों पर भाजपा पीछे रह गई। इस बार चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी थी। गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को पोस्टल बैलेट में
सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त मिली है। पूर्वांचल में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। यहाँ मऊ, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र समेत सभी जिलों के साथ ही बुंदेलखंड व अवध क्षेत्र में पोस्टल वोटिंग में भाजपा की हार हुई है। कर्मचारियों की नाराजगी का नुकसान बीजेपी के साथ उसके सहयोगियों को भी उठाना पड़ा। रुहेलखंड के 4 जिलों की 25 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 20 और सपा ने 5 सीटें जीती हैं। लेकिन पोस्टल बैलेट के परिणाम देखें तो 22 सीटों पर सपा आगे रही। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर आगे थी। शाहजहांपुर की 6 और पीलीभीत की 4 सीटों पर हारने वाले सपा प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट के वोट ज्यादा मिले। मुरादाबाद मंडल के 4 जिलों की 19 सीटों में 15 पर पोस्टल बैलेट में सपा और 4 पर भाजपा ने बढ़त हासिल की। यही हाल फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा का रहा। अलीगढ़ की सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन पोस्टल बैलेट में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर आगे रही। पोस्टल बैलेट के नतीजों से साफ है, यूपी में बीजेपी को भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन आगे की राह मुश्किल भरी है। पंजाब विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न के रंग में केंद्र सरकार भंग डाल सकती है। केंद्र की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसने केजरीवाल सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। तो क्या है मामला जिससे केजरीवाल और आप दोनों ही दिख रहे हैं परेशान? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विवाद आम बात सी हो गई है। कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अधिकांश मामलों में सहमति नहीं बन पाती है और अब बैजल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। लेकिन आपको बैजल के जाने से खुशी नहीं हो रही, बल्कि पार्टी चिंता में दिख रही है। और ये चिंता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट से जाहिर भी कर दी। केजरीवाल ने कहा, क्या लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है? क्या वो दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए जाने वाले हैं? जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता प्रफुल्ल पटेल को लेकर है। दावा किया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल का नाम दिल्ली के उपराज्यपाल पद के लिए लगभग तय हो गया है। प्रफुल्ल पटेल को पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माना जाता है। पटेल को दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था। वह दादरा और नागर हवेली के साथ दमन और दीव के प्रशासक भी हैं। प्रशासक के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद से ही वो चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके फैसलों के चलते लक्षद्वीप अचानक देश भर में चर्चाओं में आ गया था। पटेल के कई फैसलों पर तो केंद्रीय गृह मंत्रालय तक को आपत्ति जतानी पड़ी, जबकि पटेल गृह मंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। वो पीएम मोदी के भी खास माने जाते हैं। जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह देकर राज्य का गृह मंत्री बनाया था। ऐसे में केजरीवाल को चिंता है कि कहीं पटेल के सहारे उनकी कुर्सी हिलाने की तैयारी तो नहीं हो रही। यूपी का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन प्रदेश में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। 10 मार्च को हुई मतगणना में परिणाम बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी गठबंधन को 203 में से 273 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए बीजेपी की जीत को ईवीएम की जीत बताया और अब वायरल हुए एक वीडियो ने ईवीएम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी को जनता ने जिताया या फिर बीजेपी को जिताने के लिए साजिश रची गई और ये साजिश प्रशासन के साथ मिलकर की गई। अखिलेश यादव का दावा है कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है और इस बीच एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए हैं। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उसे? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा, मास्टर साहब नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर लें यार, थोड़ा सा बाल बच्चा है, नौकरी पास बाल बच्चा है, क्या कर लें, नौकरी बचाओ बदे। नहीं, लेकिन इस तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम जब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए। सपा ही आनी चाहिए, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी।
और हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर ऑडियो में कही गई ये बात सच है तो ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र का सबसे खराब परिणाम माने जाएंगे। इस ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि कैसे बीजेपी ने जनता के फैसलों को ठुकराकर ईवीएम ही बदल डाले। ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को पीठासीन अधिकारी बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी गाजीपुर के कसीमाबाद में लगी थी और उसने खुद देखा कि ईवीएम बदल दिए गए। ऑडियो में एक व्यक्ति ये साफ दावा कर रहा है कि इस बार सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है। स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए हैं। डीबी लाइव इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद सभी सियासी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया है और साथ ही उस व्यक्ति की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं जिसके ये ऑडियो है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ईवीएम बदल जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। आपको बता दें कि विपक्ष एग्जिट पोल के बाद से ही ईवीएम और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहा है। अखिलेश ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सपा के कई नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा को गड़बड़ी करके हराया गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फ्री राशन वितरण योजना को मार्च तक बढ़ाने का ऐलान किया था। अब चुनाव खत्म हो चुका है और मार्च तक चलने वाली इस योजना को आगे बढ़ाने के अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आए। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी के 15 करोड़ लोग फ्री राशन का झटका लगने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतना है या फिर देश और राज्य की बेहतरी की योजना बनाना और आम जनता की परेशानी को दूर करना। दरअसल देश में कोरोना महामारी आने के बाद से ही फ्री राशन की योजना शुरू की गई थी। महामारी का दौर तो धीमा पड़ गया, लेकिन यूपी में फ्री राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि इसी दौरान चुनाव होने थे। चुनाव हो चुके हैं, फ्री राशन योजना ने काम भी किया और यूपी में बीजेपी गठबंधन को 2/3 बहुमत भी मिल गया। अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है। बीजेपी कैंप में खुशी दिख रही है, लेकिन फ्री राशन योजना के लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देने लगी हैं क्योंकि इस योजना के बंद होने के संकेत मिलने लगे हैं। योगी सरकार ने मार्च 2022 के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं। अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि वो फ्री राशन योजना को आगे बढ़ा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि योगी सरकार की ये योजना ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली है। ये बस चुनावी हथकंडा है। महज चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस योजना को मार्च तक चला रही है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, बीजेपी इसे बंद कर देगी और वही होता दिख रहा है। जबकि अखिलेश यादव ने दावा किया था कि सपा की सरकार बनने पर वो इस योजना को पूरे 5 साल तक चलाएंगे। यूपी ही नहीं, देश भर में कोरोना के समय तमाम लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ था, जिसके बाद उनके सामने भुखमरी का संकट आ पड़ा था। ऐसे में सरकार की फ्री राशन की योजना से लोगों को मदद मिली थी। गरीब तबकों में सरकार की इस योजना को लेकर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन मार्च महीने में ये योजना खत्म होने जा रही है और यूपी के 15 करोड़ लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भाजपा को मिली बम्पर जीत के साथ विपक्ष की मुश्किलें भी बढ़ गई है। साथ ही सभी के मन में बीजेपी की इस प्रचंड जीत को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लग गए हैं कि आखिर ये ऐसे कैसे संभव हो गया। और अब इसी बीच अलग अलग दल की अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी की जीत के लिए एक दूसरे दलों की कमियां गिनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच शिवसेना की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहना है शिवसेना का, देखिए रिपोर्ट। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद विरोधियों के मन में बीजेपी की इस जीत को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। तो वहीं कुछ दल बीजेपी की इस जीत का जिम्मेदार विपक्षी एकता में कमी को बता रहे हैं। शिवसेना का दावा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने संवैधानिक मर्यादाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में दावा किया कि बीएसपी की मदद से ही यूपी में बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी ने बसपा प्रमुख मायावती पर दबाव बनाने के लिए
केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण यूपी चुनावों में बसपा की उपस्थिति महज औपचारिकता रह गई। पार्टी प्रमुख मायावती को चुनावों से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। बसपा यूपी चुनाव से भाग गई और उनके वोटों को भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ दिया गया। शिवसेना ने दावा किया कि राज्य चुनावों में भाजपा की जीत में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव प्रमुख कारक साबित हुआ। इतना ही नहीं, सामना में बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि 4 राज्यों में जीत को देखते हुए भाजपा अब यूक्रेन युद्ध के नाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। भाजपा को बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 203 में से 70 सीटें ज्यादा मिली और इसके लिए पूरी केंद्रीय सत्ता दांव पर लगी थी। केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में राजनीतिक नेताओं के पीछे जा रही है। शिवसेना ने तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल राजनीतिक विरोधियों के लिए निष्पक्ष क्यों हैं? गौरतलब है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसियों की बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा के साथ साथ मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस जीत के बाद भी बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। इसकी वजह विपक्ष नहीं बल्कि सीएम पद की कुर्सी है। इस पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच कई दावेदारों की भी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है, जिसने पार्टी में कलह के संकेत दे दिए हैं। यूपी, उत्तराखंड, गोवा में बीजेपी ने सीएम के चेहरे घोषित कर चुनाव लड़ा था, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीजेपी ने किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया था। इसकी वजह कलह थी। पार्टी को लग रहा था कि एन बीरेन सिंह के चेहरे पर कई बड़े नेता नाराज हो सकते हैं, इसलिए उसने किसी भी दिग्गज को आगे नहीं किया। लेकिन अब मणिपुर में बीजेपी ने बहुमत के जादुई आंकड़ों को छू लिया है, जिसके बाद सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया है, जिससे अभी तक पर्दा नहीं उठाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी एक बार फिर एन बीरेन सिंह को सीएम बनाएगी या फिर नए चेहरे पर दांव लगाएगी? इन सवालों के बीच कई दिग्गजों के नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। थोंगाम विश्वजीत सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार में एक हैं। उन्होंने एन बीरेन सिंह से पहले बीजेपी ज्वाइन की। सूत्रों के मुताबिक थोंगाम विश्वजीत को 2017 में लगा था कि वरिष्ठ होने के नाते उन्हें मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। इस फैसले से थोंगाम नाराज बताए जा रहे थे। डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्हें मणिपुर सरकार में अहम मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया, लेकिन इससे बात नहीं बनी। थोंगाम विश्वजीत सिंह ने 5 साल के दौरान एन बीरेन सिंह के साथ अपने मुद्दों को लेकर कई बार दिल्ली का दौरा किया और केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। मणिपुर में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई मौकों पर कहा कि एन बीरेन सिंह के काबिल नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व विकास किया है। वहीं अब राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एन बीरेन सिंह को ही एक बार फिर से मणिपुर की कमान सौंपना चाहता है। लेकिन अगर बीरेन सिंह सीएम बने तो विश्वजीत के समर्थक विरोध शुरू कर सकते हैं, और अगर थोंगाम विश्वजीत सिंह को मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एन बीरेन सिंह के समर्थक बवाल काट सकते हैं। यानी बीजेपी के सामने इधर कुआं तो उधर खाई वाली परिस्थिति है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी क्या फैसला लेती है। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और नतीजे भी सामने आ गए हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है, जिसके बाद एक बार फिर बीजेपी शक के घेरे में खड़ी हो गई है और विपक्ष मुखर हो गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने आई टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही एक बार फिर कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहना है ममता बनर्जी का, आइए देखते हैं। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार कर रहे अखिलेश यादव की रैलियों में भारी भीड़ और पार्टी का कई छोटे दलों से समर्थन को देखकर ये माना जा रहा था कि 22 में बाइसिकल ही आने वाली है, लेकिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने पर जनता का धन्यवाद भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपा के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। अब इसी बीच विधानसभा चुनावों में सपा को सहयोग कर रही टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर मौके का फायदा उठाया है और कांग्रेस को कमजोर और खुद को मजबूत बताने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात है कि ममता बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाती नजर आ रही हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को जहां 5 राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वहीं ममता ने मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर कांग्रेस को कमजोर दिखाना शुरू कर दिया और एक बार फिर से तीसरे मोर्चे का राग अलापना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में परास्त करना है तो पूरे विपक्ष को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इन चुनावों में साबित हो गया है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता हो रही है और 2024 में भाजपा के मुकाबले के लिए इस सबसे पुरानी पार्टी के रुख की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जो राजनीतिक दल भाजपा से लड़ना चाहते हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता हो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, ममता ने बीजेपी की जीत पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत मशीनरी जनादेश है। अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। अब अखिलेश ममता की सलाह पर क्या एक्शन लेते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन ममता के बयानों से साफ है कि कांग्रेस को नुकसान कोई और नहीं बल्कि टीएमसी पहुंचा रही है। ऐसे में कांग्रेस कैसे खुद को मजबूत करती है, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत दर्ज की है। पूरे देश में महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी की समस्या जैसे गंभीर मुद्दे हैं। लोगों ने उन्हें नजरअंदाज करके बीजेपी की राजनीति को समर्थन दिया है। आखिर जनता के किन मुद्दों पर गौर फरमाते हुए बीजेपी को वोट दिया, देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों पर जीत का परचम लहराया। यूपी में बीजेपी ने 250 से ज्यादा, उत्तराखंड में 45 से ज्यादा, गोवा में 20 और मणिपुर में 32 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये चुनाव के नतीजे कई मायनों में बहुत अहम हैं, क्योंकि इस चुनाव में विपक्ष मजबूती के सामने बीजेपी के सामने खड़ा था। विपक्ष ने बीजेपी की सारी नाकामियों को बखूबी उजागर करने का काम किया था। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी से लेकर किसान आंदोलन, आवारा पशुओं की समस्या, कोरोना की दूसरी लहर में फैली अव्यवस्था से लेकर तमाम तरह के मुद्दों को बीजेपी के खिलाफ उठाने का काम किया था। लेकिन चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि इन मुद्दों का चुनाव पर कोई खास असर पड़ा ही नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर जनता ने किन मुद्दों पर गौर फरमाते हुए बीजेपी को वोट दिया। इस सवाल का एक ही जवाब निकलकर सामने आ रहा है, वो है कि जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दे कुछ और, मतदान के वक्त जनता के मुद्दे कुछ और, या यूं कहें कि जिंदगियां प्रभावित करने वाले मुद्दों पर धर्म और जाति का मुद्दा भारी पड़ गया। इन 5 सालों में बीजेपी ने एक हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी ने ये साफ कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होने वाला है। साथ ही साइकिल पर बम जैसे नारे भी लगाए गए। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे में हिंदुत्व के साथ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, बुलडोजर की छवि और इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लाभार्थियों का समर्थन बीजेपी को मिला। बीजेपी ने एक रणनीति बनाई और रणनीति थी विकास की। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने कामों का बखान बखूबी किया। बीजेपी ने हर परियोजना जनता को समर्पित की, भले ही वो काम आधा अधूरा ही क्यों ना हो। 2022 के चुनाव में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण फ्री का लॉलीपॉप भी है। केंद्र सरकार ने कोरोना में फ्री राशन वितरण का ऐलान किया था। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने कई फ्री की चीजें जनता को दी। इसके साथ ही चुनाव में ये भी देखा गया कि भले ही राज्य सरकार की जो भी कमियां हो वो राज्य सरकार की मानी जाती हैं, उन्हें केंद्र सरकार की कमियां नहीं माना जाता है। इसका नतीजा ये रहता है कि जो भी कमियां होती हैं उनके बावजूद लोग बीजेपी को वोट देते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका भी मिला है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 5 साल बीजेपी के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता की चौखट लांघने में कामयाब हो गई, लेकिन जिस चेहरे के दम पर पार्टी चुनावी दंगल में उतरी थी वो दिग्गज ही अपनी साख नहीं बचा पाया। पुष्कर सिंह धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद बीजेपी जीती हुई बाजी भी हार गई। उसके सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो गया। एक तरफ सीएम चुनने की चुनौती है तो दूसरी तरफ पार्टी में बढ़ती कलह है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी घोषित हो गए, जिसमें बीजेपी विजयी बनकर सामने आई। बावजूद इसके पार्टी की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले भी सीएम के नाम को लेकर संकट खड़ा था। वही परेशानी अब परिणाम सामने आने के बाद भी बरकरार है। पार्टी ने सोचा था कि पुष्कर सिंह धामी को वो एक बार फिर कमान सौंपेगी, लेकिन जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया। खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6,951 मतों से हराया।
धामी की हार के बाद सवाल उठता है कि कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, किसे मिलेगी पहाड़ी राज्य की कमान, क्या बीजेपी में छिड़ेगा घमासान। इन सवालों के बीच बीजेपी में मंथन का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री विधायकों में से ही चुना जाएगा। इस ऐलान के बाद सीएम पद के लिए कई दिग्गजों के नाम आगे आ रहे हैं। खासकर सतपाल महाराज के नाम की चर्चा जोरों पर है। दरअसल चौबट्टा खाल सीट उत्तराखंड की हॉट सीट्स में से एक रही है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री रहे सतपाल सिंह रावत जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के केसर सिंह को 11,430 वोटों से मात दी है। सतपाल महाराज को कुल 24,927 वोट मिले हैं, जबकि केसर सिंह को 13,497 वोट। सतपाल सिंह रावत पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए। सतपाल सिंह रावत 2017 में भी चौबट्टा खाल सीट से जीते थे और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। सतपाल महाराज के अलावा धन सिंह रावत भी सीएम बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत श्रीनगर विधानसभा सीट से धन सिंह रावत जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के गणेश गोडियाल को 587 वोटों से हराया है। धन सिंह रावत को संगठन का भी काफी अनुभव है। वो सरकार का अनुभव भी पिछले 5 सालों में बखूबी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी होने का फायदा धन सिंह रावत को मिल सकता है। संघ के करीबी होने का फायदा भी उन्हें मिल सकता है। अब इस वक्त धन सिंह रावत से लेकर सतपाल महाराज के नाम की चर्चा तो तेज है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्टी किसे सत्ता की